हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर यानी अम्ल क्षारों लवण के चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसके लिए सभी आप अपनी किताबों के अंदर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका जो पहला सवाल है इसके अंदर जो दिया हुआ है किताब के अंदर वो दिया हुआ है, पहला आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल है और शेष 2 में से एक में तो अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, 3 विलयन दिए हुए हैं। इनमें से एक तो क्या है, अम्लीय है, एक क्या है, क्षारीय है, एक क्या है, इसमें जल है। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको क्या दिया हुआ है, लिटमस पत्र दिया हुआ है। लेकिन कैसा लिटमस पत्र दिया हुआ है, इसमें एक लिटमस पत्र दिया हुआ है, वो भी लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। ठीक है, अभी कैसे बताएंगे, देखो हम अच्छे से जानते हैं, हमें अच्छे से पता है कि सर जो अम्ल है ना, अम्ल लाल करता है, अम्ल लाल करता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है। अगर अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा तो जो क्षारक है वो क्या करेगा, लाल को नीला। आपके पास है भी क्या, लाल है। अगर ये लाल नीला हो जाएगा तो, और जिस विलेन में डालने पर ये लाल नीला हो जाएगा, वो विलेन क्या हो जाएगा, क्षारक यानी क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। आपने क्या किया, इसको पहले वाले विलेन में डाला, कोई प्रभाव नहीं दिखा। दूसरे वाले विलेन में डाला, कोई प्रभाव नहीं दिखा। तीसरे वाले विलेन में आपने डाला और डालते ही ये लिटमस क्या हो गया बेटा, लाल कलर का से नीले कलर का हो गया। इसका मतलब जो ये विलेन है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपके क्षारीय विलेन। ठीक है, एक तो अपन को डिसाइड हो गया कि ये विलेन क्या है, क्षारीय विलेन है। उसके बाद क्या, अब तो आपका जो लिटमस है वो भी लाल था, अब तो लाल नहीं रहा, अब तो वो क्या हो गया, वो नीला हो गया। अब क्या करेंगे अपन, ये जो नीला लिटमस है इसको कुछ टाइम के लिए सुखा देंगे। ठीक है, तो नीला हो गया ना ये, इसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद ये नीले लिटमस के जैसा काम करेगा। अब देखो, अपन इसे अच्छे से जानते हैं कि अम्ल लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो मान लो इसने अपना जो ये अब नीला लिटमस हो गया, इसको मैंने पहले विलेन में डाला, कोई प्रभाव नहीं दिखा, और दूसरे विलेन में डालने पर ये नीले से क्या हो गया, वापस से अगर लाल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है ये, कि सर वो विलेन क्या है, सर वो विलेन अम्लीय है। और वो जिसमें ना तो लाल का रंग बदला ना नीले का रंग बदला, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके जल। क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें लाल लिटमस जो है वो नीले में चेंज हो जाएगा, वह विलयन तो क्षारीय विलयन होगा, और उससे हम अलग कर देंगे। उसके बाद वह विलयन जिसमें नीला लिटमस लाल लिटमस चेंज हो जाएगा, वह विलयन अम्लीय विलयन है। और जो बचा हुआ विलयन जिसमें दोनों स्थितियों में जिसमें लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह क्या कहलाएगा आपके, वह जल कहलाएगा। ठीक है, तो जल की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपने इजीली कर लिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है आपके, अगला कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कि अगर कोई मान लो कोई बर्तन है, वो बर्तन मान लो पीतल का है या तांबे का है, तो इनमें क्या नहीं रखना चाहिए, इनमें दही वगैरह नहीं रखने चाहिए, खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? वैसे इस सवाल मैंने करवाया हुआ है, जब अपने चैप्टर के बीच में देखा था तो अपने देखा था कि सर दही या अन्य खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और जब इन्हें हम किसी धातु के बर्तन में, उदाहरण के लिए पीतल या तांबे के बर्तनों में रखते हैं, तो ये अम्ल इन धातु के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और ये जो लवण होता है ये विषाक्त होता है और शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमें दही या अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि दही तथा अन्य खट्टे पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और जो कि पीतल या तांबे या अन्य धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और ये जो लवण होता है ये विषाक्त प्रकृति का होता है, जो कि शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट भी था आपके लिए। अगला सवाल है आपके कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अभिक्रिया होने पर बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एक उदाहरण द्वारा समझाइए, उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण H2SO4 अम्ल हो गया, धातु के लिए जिंक ले लिया मैंने, ZnSO4 लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसका उदाहरण हो गया। और गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे? तो गैस की उपस्थिति की जांच हम निम्नलिखित प्रयोग के द्वारा करेंगे। याद है प्रयोग जिसमें अपन ने क्या किया था बेटा? अपन ने एक स्टैंड लिया था, स्टैंड के ऊपर हमने एक परख नली रखी थी, और यहाँ पर एक साबुन के पानी लिया था, और यहाँ पे कुछ यूँ, ये क्या था बेटा आपके? ये यहाँ पे था आपके अम्ल और धातु। अम्ल के लिए आपने H2SO4 लिया, धातु के लिए आपने Zn लिया, ठीक है। और अंत में यहाँ पे क्या बना आपके ZnSO4 यानी लवण, और यहाँ पर आपके गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के। और इसके बाद अपन ने क्या किया, कैंडल को लेके आया, तो ये क्या पट पट ध्वनि के साथ जब फूटे, तो इसने इस बात को इंगित किया, बताया कि यहाँ इस जो बुलबुले हैं इनके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई धातु यौगिक ए, यदि थर्ड देखिएगा, यदि कोई धातु यौगिक ए, यदि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इसका मतलब उसमें CO2 गैस है। और यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें देखो, इसमें आपके ये लवण बन रहा है, ये आपके CO2 गैस बन रही है। तो अपने अच्छे से याद है सर, CO2 गैस तो अपनी एक स्थिति में बनी थी, किस स्थिति में? कि जब हमने किसकी अम्ल की अभिक्रिया, जब हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई थी। किसकी? धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर हमने क्या देखा था? लवण प्लस जल प्लस CO2 का निर्माण हुआ था। कुछ वही अभिक्रिया यहाँ पर है। अब आपको बस ये बताना है कि यहाँ धातु कार्बोनेट कौन सा है, लेकिन आपको दिया हुआ है लवण। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट तो बेटा अपना CO3 है ही। अब धातु कौन सी है जो लवण के यहाँ पे आपको दिख रही है? तो CaCO3। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है कि सर यहाँ पे जो यौगिक A है वो तो CaCO3 है। अब Ca पता किससे ला बेटा? यहाँ पे अगर इसकी जगह आपको बोलता NaCl होता, तो यहाँ क्या आता? यहाँ पे इसके आगे Na2CO3 आ जाता।
मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे धातु कार्बोनेट कौन सा है, ठीक है। तो CaCO3 प्लस HCl, इनके आपस में धातु कार्बोनेट और अम्ल के आपस में क्रिया होने पर हमने क्या देखा, लवण का निर्माण हुआ CaCl2 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई इसकी समीकरण। लेकिन इससे बोला है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो देखते हैं एक बार के लिए। देखो Ca इक्वल है CO3 CO3 1 और 2 3 इक्वल है H यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2H 2Cl 2HCl। तो ये हो गया इसका संतुलित रासायनिक समीकरण इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, ये सवाल ये नहीं है, ये है कि HCl और HNO3 ये क्या करते हैं, ये तो जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं ना। ये क्या करते हैं जलीय विलयन में, इनका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज इनका जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता। तो आपको बताना है क्यों। तो इसका उत्तर वैसे अधिकतर बच्चों को पता होगा क्या, कि सर HCl तथा HNO3 को जल में मिलाने पर ये है अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और H+ आयन देता है, और इस H+ आयन की वजह से ही वे विलयन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। सिंपल सा है, आपको पता है कि अम्लीय प्रदर्शित जो बिहेवियर है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने के लिए किसी भी यौगिक को H+ आयन देना जरूरी होता है। तो HCl और HNO3 जो है उनका जलीय विलयन H+ आयन प्रदर्शित करता है, इस वजह से वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है वो उसके अंदर H+ आयन उपस्थित नहीं होते, इसी वजह से इनका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का नहीं होता। सिंपल है, वापस HCl और HNO3 का जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन की उपस्थिति के कारण वे अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में H+ आयन की उपस्थिति नहीं होती, जिस वजह से वो अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का सुचालक होता है, तो वापस ये कुछ ना, इसका आंसर इसके अंदर ही है कि सर अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन्स होते हैं, या फिर आप वैसे बोलो अम्ल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अच्छे से आपको पता है कि HCl को डालते ही H+ और Cl-, लेकिन H+ तो रह नहीं सकता, तो वो वाटर के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बनाता है। तो ये और ये क्या मुक्त आयन है, तो किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण वह विद्युत का चालन करता है, ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, शुष्क ड्राई HCl गैस जो है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करती, उसका कारण क्या है, सिंपल है सर, शुष्क HCl जो गैस है उसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते या मुक्त हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता, जिसकी वजह से यह अम्लीय प्रकृति को शो नहीं करता, ठीक है। अम्ल को तनुगत करते समय ये क्यों अनुशासित रखा जाता है कि अम्ल को जल में डाला जाए। अम्ल को जल में क्यों डाला जाता है, जल में अम्ल क्यों नहीं डाला जाता है, अम्ल को जल में डालते हैं अपन, आपको पता है ना कि जल होगा, जल के अंदर अपन क्या डालेंगे, अम्ल, इसका उल्टा नहीं करेंगे कि अम्ल जो है उसके अंदर जल डालेंगे। तो उसका मैंने आपको बताया था कि अम्ल व जल की आपस में जो अभिक्रिया होती है अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है, जिसके अंदर ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, और इसी वजह से अम्ल को जल के अंदर मिलाया जाता है, और वो भी धीरे धीरे करके दीवार के साथ डाल के मिलाया जाता है, ताकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, हमें नुकसान ना पहुँचे। अम्ल के विलयन नहीं हो गया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक
क्षारक मिलाते हैं तो नहीं, इससे पहले जो 5वां क्वेश्चन है वो देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को क्या कर रहे हो, तनुकृत। तनुकृत का मतलब सोचते हैं, हाँ सर, कि जल को मिलाना। अम्ल के विलयन का क्या करना, तनुकृत। अम्ल का विलयन, इसको क्या कर रहे हो आप, तनुकृत। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक विलयन है जो अम्ल है, इसके वो भी इसका जलीय विलयन, तो मान लिया इसके अंदर मैंने मान लिया 5 फ्री या मुक्त H+ आयंस है, या 15 मान लिया एक बार के लिए। मैं जब इसमें जल मिलाऊंगा, जल की मात्रा इसमें बढ़ेगी, उससे जल में मिलाऊंगा नहीं, जल में इसको मिलाऊंगा। जब इसमें जल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या H+ आयंस बढ़ेंगे, नहीं, H+ आयन तो उतरे के उतरे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जल का क्या आयतन बढ़ेगा। जल के आयतन में H+ आयन का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। सिंपल सा है, अगर आपने किसी बर्तन में नींबू का रस डाला हुआ है, प्योर नींबू का, जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाओगे तो उसकी जो खटास है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें नींबू का जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, लेकिन धीरे धीरे जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। वही चीज़ यहाँ पर है कि अम्ल का विलयन को तनुकृत करने से अम्ल के विलयन के अंदर जो उपस्थित H+ आयंस है उनकी मात्रा तो स्थिर रहती है, लेकिन जो जल है उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो विलयन है वो क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है उसकी, और जो अम्ल है वो धीरे धीरे दुर्बल अम्ल में प्रदर्शित होने लगता है। इसका उल्टा क्या होगा, अगला सवाल में है कि मान लो NaOH है किसी विलयन में, और उसी विलयन में मान लो मैं क्षारक डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, वही बात है कि आपने नींबू का एक रस बनाया हुआ है, उसमें पानी भी डाला हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें अब नींबू निचोगे, पानी नहीं डाल रहे, नींबू ही नींबू और डाल रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी जो खटास है क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पर होगी कि सर NaOH के जलीय विलयन के अंदर यदि हम अधिक क्षारक मिलाएंगे तो इसके क्या होगा, इसके अंदर OH- आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक प्रबल हो जाएगी। ये, लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप इसको बढ़ा सकते हो कि हाँ, लेकिन इसको हम कुछ एक मात्रा तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको इतना याद नहीं करना है, इसमें इतना याद रखना है कि NaOH जो है, NaOH जैसे विलयन के अंदर यदि हम अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH- आयंस की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो विलयन है वो अधिक क्षारीय हो जाता है, ठीक है। ये वाला सवाल यहाँ तक अपन ने किया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है इजीली अभी तक। इसके बाद देखिए अगला है, आपके पास 2 विलयन है A और B। A के pH का मान क्या है, अगले सवाल में A के pH का मान 6 है और A के pH का मान क्या है, 8 है। तो आप बताओ अम्लीय कौन सा होगा, क्षारीय तो हमें अच्छे से बताया सर, ये तो अम्लीय होगा और ये क्षारीय है। क्यों, क्योंकि सांस से जैसे जैसे किसी विलयन के pH का मान 7 से कम होने लगता है उसके अंदर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे सांस से ज़्यादा होने लगता है वैसे वैसे उसमें क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। अतः pH 6 मान वाले pH जो है विलयन वो तो अम्लीय प्रकृति का है, और 8 मान वाला pH वाला विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे जो विलयन है वो उसके अंदर अम्लीयता बढ़ती है, और जैसे जैसे H+ आयन कम होता है उसके अंदर अम्लीयता का कोण भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। अगला सवाल है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, मतलब क्षारक विलयन है उस क्षारक विलयन में H+ आयन होते हैं, बोले हाँ। याद रखिएगा किस तरह, हाँ, क्षारक विलयन के अंदर भी H+ आयंस होते हैं, अपितु उनकी संख्या OH- आयंस की तुलना में अत्यधिक क्या होती है, कम होती है, लेकिन होते हैं। इसी वजह से जो विलयन होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। अगला चौथा सवाल है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कोई किसान खेत में की मिट्टी की किस उपस्थिति में, मान लो एक ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब कोई किसान है वो अपनी मिट्टी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना
बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये कब डालेगा कोई किसान अपनी उसके अंदर, मिट्टी के अंदर? तो सिंपल सा है, यदि किसी किसान की मिट्टी अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में वो उस मिट्टी के अंदर क्या क्षारकीय पदार्थ डालेगा। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तब डालेगा जब उसकी मिट्टी क्या होगी, क्षारकीय होगी। तो यहाँ तक अपने क्वेश्चंस देखे, यहाँ तक में अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। और हाँ, वीडियो के इसके जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स के जो नोट्स है वो जल्दी आपको नोट्स साइड में मिल जाएंगे। साइट जो है उसकी जो लिंक है वैसे आपके नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन पे, अदरवाइज आप गूगल पे जाके vidyartitutorials.blogspot.com पे भी आप उसको सर्च कर सकते हो। लेकिन विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स है ना, ऐसा आएगा इंडियन में, उसको याद रखिएगा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें FB, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।